हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज हम पॉलिटी शुरू करते हैं। आज की वीडियो को एक नए अंदाज में हम शुरू करने वाले हैं और इसमें हम दोस्तों डिस्कस जो आज करेंगे, हमारा जो फोकस जो रहेगा वो किस आयाम पर रहेगा। स्वतंत्रता के अधिकार पर रहेगा। हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य हर हाल में जीतना है। और यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो किसको करने वाले हैं? फंडामेंटल राइट को देखने वाले हैं, जिसमें पहला जो राइट था हमारा वो हमने कंप्लीट कर लिया। और पहला जो राइट था हमारा वो कौन सा था दोस्तों? समानता का अधिकार था। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार को। आइए दोस्तों, अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य है हमारा हर हाल में जीतना है, हर हाल में जॉब लेनी है, हर हाल में सरकारी नौकरी लेनी है। इसको टारगेट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो हमने जो कल पढ़ा था, ये जो मूल अधिकार थे इनको डिस्कस किया था। ये मैंने आपको बताया था 6 टाइप के हैं मूल संविधान में, या संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय कितने हुआ करते थे। तो मैंने आपको बताया था मूल संविधान में जो थे, या संविधान जब लागू हुआ उस समय कितने थे दोस्तों? 7 थे। वर्तमान में संविधान में कितने हैं? तो वर्तमान में आपका आंसर क्या होगा? 6 होगा। और 6 कौन कौन से हैं उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से दोस्तों कवर करते हैं। और ट्रिक जो यहाँ पे मैंने लिखी है, इसको आपको ध्यान रखना। एक ही लाइन में आपके 6 के 6 मूल अधिकार कवर हो जाएंगे। ये जो लाइन है, समान, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, शिक्षा और उपचार, इससे संबंधित आर्टिकल देखिए दोस्तों। अगर मैं समानता के अधिकार की बात करूं तो इसमें 5 आर्टिकल आते हैं और ये कहाँ से कहाँ तक हैं? 14 से लेके 18 तक। ये आप दोस्तों गलती मत करना, 14 और 4 18 नहीं होगा। ये 14 भी आपको काउंट करना पड़ेगा। 14, 15, 16, 17, 18 कितने हो गए दोस्तों? 5 हो गए। तो कितने बताने हैं समानता से संबंधित आर्टिकल हैं? 5। अगर दोस्तों मैं स्वतंत्रता की बात करूं तो यहाँ आपको 19 से 22, और 19 से 22 दोस्तों कितने हो जाएंगे? 4 आर्टिकल इससे संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, और इसमें जो आर्टिकल हैं वो 23 और 24 है दोस्तों। अगर मैं बात करूं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म से क्या होगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता की हम बात करें, स्वतंत्रता का अधिकार, तो यहाँ पे आप आर्टिकल कितने बताओगे? तो यहाँ पे 4 आर्टिकल हो जाएंगे। और ये 4 कौन कौन से होंगे? 25 से 28 आर्टिकल, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछे गए हैं, आपको इनको ध्यान रखना है। अगर मैं संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात करूँ तो इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, 29 और 30। अगर मैं 31 आर्टिकल की बात करूं, वो संविधान में नहीं है। 31 में जो लिखा हुआ था वो संपत्ति का अधिकार था, और उसको दोस्तों 44 में संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने उसको यहाँ से हटा दिया है। तभी ये 7 से दोस्तों कितने हुए? 6 हुए। अब अगला वाला जो वर्तमान में है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो इसमें केवल एक ही आर्टिकल है, और वो भी अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? 32 है। और मैंने आपको बताया था कि जो 32 आर्टिकल है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्तों क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसको कहा था? प्रस्तावना को कहा था। आगे देखिए दोस्तों, ये सॉरी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं। और कौन कौन से हैं? इस ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से आपको दोस्तों याद हो जाएंगे। समान, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, शिक्षा और उपचार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं कहाँ कहाँ हैं वो मैंने आपको बता दिए, आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ से इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम देखें समानता का अधिकार, जिसको हमने कल डिस्कस किया था, और समानता के अधिकार की मैं ट्रिक आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। विविध जाति सब एक समान, छुआछूत उपाधि अंत। समानता का अधिकार दोस्तों अभी मैंने बताया था, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं? 14 से लेके 18 तक हैं। समानता हमारी कहाँ से शुरू होगी? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक शुरू होगी। और जो 14 से 18 तक शुरू हो रही है, इसमें किस में, कौन से आर्टिकल में कौन सी बात है, इसको आप देखिए। यहाँ विविध की बात करें तो यहाँ पे है विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता। अगर आपसे अनुच्छेद 14 में पूछी जाए, आर्टिकल 14 लिखा है मैंने, आर्टिकल 14 में कौन सी बात लिखी हुई है? तो विधि के समक्ष समता, या कानून के समान प्रत्येक व्यक्ति समान है। यहाँ पे विधियों का समान संरक्षण वाला कॉन्सेप्ट जो कि अमेरिका से लिया, वो भी इसी में है।
तो यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे आदमी छोटा हो या बड़ा हो। यही बात करता है विधि के समक्ष समता की। कौन सा? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 और 16 मैंने आपको बताया था। 15 क्या कहता है कि राज्य किसी भी जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, इन आधारों पर जो पांच ग्राउंड दे रखे हैं, 5 आधार दे रखे हैं, इनके आधार पर जो राज्य है दोस्तों भेदभाव नहीं करेगा। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। जबकि अनुच्छेद में 16 की बात करूं तो इसमें 5 ग्राउंड तो ये पीछे वाले हैं, अनुच्छेद 15 वाले हैं, और 2 ग्राउंड मैंने यहाँ पे बताए थे और एक्स्ट्रा हैं। 7 आधारों पर जो राज्य है वो रोजगार में, नियुक्ति में जो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। आप चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी भी समाज के हों, कहीं भी आपका निवास स्थान हो, किसी भी तरीके से आपका उद्भव हुआ हो, ये जो 7 ग्राउंड हैं वो रोजगार में जो राज्य है वो समानता एस्टेब्लिश करेगा। अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये अनटचेबिलिटी से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित है। अगर दोस्तों मैं अनुच्छेद यहाँ पे 18 की बात करूं, आर्टिकल कितना? 18, ये किसकी बात करता है दोस्तों? उपाधियों के अंत की बात करता है। किसकी बात करता है? उपाधियों के अंत की बात करता है। जो टाइटल होते हैं उनके अंत की बात करता है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 ही उपाधि मान्य है। एक तो सेना में उपाधि मिली वो मान्य है, और जो शिक्षा में उपाधि मिली, इनको छोड़कर बाकी जितने भी टाइटल हैं, जितनी भी उपाधियां हैं, वो आपको त्यागनी पड़ेंगी। क्योंकि समानता लानी है तो उपाधियों से काम नहीं चलेगा, उपाधियों को हटाना पड़ेगा। यही बात है यहाँ पे। तो उपाधियों के अंत से पूछा जाए, आर्टिकल 18। छुआछूत या अनटचेबिलिटी की बात करें तो अनुच्छेद 17 संबंधित है। रोजगार में समता या लोक नियोजन की बात करता हो, रोजगार एवं नियुक्ति में समानता की बात करता हो तो अनुच्छेद 16 हो जाएगा। और यहाँ पे जो जाति, धर्म, मूल वंश, इन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 15 में है। और कानून के समान प्रत्येक व्यक्ति समान है। कानून के समक्ष चाहे मोदी जी खड़े हैं, चाहे रिक्शे वाला खड़ा है, सबको कानून समान दृष्टि से देखेगा। ये बात अनुच्छेद 14 में है दोस्तों। आगे देखते हैं। आज हमें दोस्तों जो डिस्कस करने वाले हैं, हम स्वतंत्रता के अधिकार पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो यहाँ से दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन ये बनता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों वो संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, यानी स्वतंत्रताएं संविधान में कहाँ हैं। अगर आपसे पूछी जाए स्वतंत्रताएं कितनी हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट टाइप ये बनता है कि अगर फ्रीडम शब्द दे रखा है तो अनुच्छेद 19 की बात करता है, लिबर्टी शब्द दे रखा है तो ये प्रस्तावना की बात करता है। दोनों में अगर हम बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद जो 19 है, इसमें जो फ्रीडम्स हैं, जो स्वतंत्रताएं हैं, वो यहाँ पे 6 प्रकार की हैं। उन पे अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर प्रस्तावना में स्वतंत्रता पूछी जाए तो 5 प्रकार की हैं। प्रस्तावना के अंदर जो स्वतंत्रताएं हैं वो विचार की स्वतंत्रता है दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके बाद देखें तो विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, और उपासना की स्वतंत्रता है। ये जो 5 स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों प्रस्तावना में दे रखी हैं। अगर यहाँ पे अगर पूछा है अनुच्छेद 19 में कितनी है, तो अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों वो 6 हैं। पहले की आप कितनी हुआ करती थी, मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में 7 हुआ करती थी। इसमें जो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, इसको दोस्तों हटा दिया। कब हटा दिया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी उसको हटा दिया। आज की डेट में स्वतंत्रताएं कितनी है दोस्तों? 6 बतानी है। अब आप सुनिए, स्वतंत्रता का अधिकार है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये स्वतंत्रताएं कितनी हैं। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, स्वतंत्रताएं कितनी हैं, तो आंसर क्या देना है? 6। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं थी, मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो स्वतंत्रताएं थी, यहाँ पे अगर मैं देखूं मूल संविधान में स्वतंत्रताएं, देखिए दोस्तों अगर मूल संविधान की बात करें और यहाँ स्वतंत्रताओं की बात करें तो यहाँ पे स्वतंत्रताएं कितनी थी? 7। इसका मतलब एक यहाँ पे कम हो गई, माइनस हो गई। और ये कम हुई कौन सी, सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी, कौन सी दोस्तों? संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, इसको आप ध्यान रखना, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। अगर हम बात करें संपत्ति अर्जित करने की जो स्वतंत्रता थी, ये कहाँ रखी हुई थी दोस्तों? तो आपको बता देना है 19 का जो एफ क्लाउज है इसमें थी। और इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया। और इसको समाप्त हमने कब किया? तो आपको बताना है 44वें संविधान संशोधन द्वारा।
44 में संविधान संशोधन द्वारा, और ये 44वां संविधान जो संशोधन था दोस्तों, ये हमने कब किया था? तो ये संविधान संशोधन हुआ 1978 में। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978 में। और जो संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है, इसको हमने हटा दिया। इसके साथ ही संपत्ति का मूल अधिकार था जो अनुच्छेद 31 में रखा हुआ था, उसको भी दोस्तों हमने हटा दिया। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। आज हम स्वतंत्रता के अधिकार पर डिस्कस करेंगे, और ये हैं कितने दोस्तों? 6 हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये स्वतंत्रताएं हैं, प्रस्तावना में दोस्तों कितनी है? तो प्रस्तावना में आप बता देना, कितनी बताओगे? 5 हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो मैंने अभी बताया था, एक तो विश्वास की है, किसकी? विश्वास। एक हम देखें, चलो क्रम से लिख दे रहा हूं। सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ पे विचार, विचार की स्वतंत्रता है। दूसरी बात है यहाँ पे अभिव्यक्ति की, किसकी स्वतंत्रता दोस्तों? अभिव्यक्ति। तीसरी बात करें तो तीसरी कौन सी है? विश्वास की है। तीसरी कौन सी है स्वतंत्रता? विश्वास की है। चौथी कौन सी है? धर्म की है। पांचवी कौन सी है? उपासना की है। कौन सी है दोस्तों? उपासना की। ये जो 5 स्वतंत्रताएं हैं, ये दोस्तों कहाँ हैं? प्रस्तावना में हैं। और इस अनुच्छेद 19 की हम जो बात करेंगे, उसमें कौन कौन सी हैं, उनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया है दोस्तों, वो स्वतंत्रताओं पर डिस्कस किया है। स्वतंत्रताएं कितनी हैं, क्या हैं, इनके बारे में हमने अभी बात की थी। अब हम देखें दोस्तों, अगर हम स्वतंत्रताओं की बात करें तो स्वतंत्रताएं से संबंधित आर्टिकल मैंने बता दिए। स्वतंत्रताओं से संबंधित जो आर्टिकल थे वो मैंने बता दिए। और स्वतंत्रताएं कितनी हैं दोस्तों? अनुच्छेद 19 में मैंने बताई थी। स्वतंत्रताएं यहाँ पे कितनी है? तो स्वतंत्रताएं आपको बतानी है कितनी? अनुच्छेद 19 में 6 हैं। अब यहाँ से स्वतंत्रताओं से संबंधित हम एक ट्रिक देखते हैं, और वो ट्रिक क्या है उसको हम देखें। यहाँ पे आप देखिए एक बार, अभी मैंने आपको बताया था ये आर्टिकल 19 से 22 ये किससे संबंधित हैं? स्वतंत्रताएं से हैं। और स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में कितनी है दोस्तों? तो अनुच्छेद 19 में आपको कितनी बतानी है? 6 बतानी है, जिन पे अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इससे संबंधित पहले हम ट्रिक देख लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या दे रखा है। अगर हम ट्रिक की बात करें दोस्तों, तो एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, वाह दोस्त, वाह दोस्त, प्राण देकर नजर बंद कर लिया, नजर बंद कर लिया। अब देखिए दोस्तों, यह इस लाइन को आपको ध्यान रखना है। और ये जो स्वतंत्रताएं हैं जिससे संबंधित आर्टिकल हमारे 1922 से तक, कितने? 19 से 22 तक हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। तो पहला जो है हमारा, इसमें ध्यान रखना है, वहां से मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। वहां से क्या मतलब है दोस्तों? बोलने की स्वतंत्रता। अगर हम बोलने की स्वतंत्रता की बात करें तो बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 19। दूसरा देखें, दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। दोष से ध्यान रखना है, दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, सिद्धि के विषय में संरक्षण। तो दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण से संबंधित आर्टिकल दोस्तों कौन सा है? तो आपको बता देना है। यहाँ पे जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद कौन सा है? 20 है। अगर हम बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसकी बात करें? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करें दोस्तों, तो इसका जो अधिकार है ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आप बता देना दोस्तों, अनुच्छेद 21 में है। कौन से में है? अनुच्छेद 21 में है। आगे ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें हमारे कितने आर्टिकल हैं? 19 से 22 कितने हो गए? 4 हो गए। 19, 20, 21, 22। तो यहाँ पे आपको देखो 19 क्लियर हो गया, 20 क्लियर हो गया, 21 क्लियर हो गया। अब 22 जो बचा, इसमें आपको ध्यान रखना है नजरबंदी या गिरफ्तारी के बारे में संरक्षण। क्या ध्यान रखना है? नजरबंदी या गिरफ्तारी, या गिरफ्तारी, ये ध्यान रखना है। इसके बारे में जो संरक्षण है ये किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो इसका आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला, अनुच्छेद 22। फिर से एक बार देखिए, स्वतंत्रताओं से संबंधित आर्टिकल कितने हैं दोस्तों? 4। और इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम ध्यान रख सकते हैं। वह दोस्त प्राण देकर नजर बंद कर लिया, वहां से मतलब है बोलने की स्वतंत्रता। दोष से मतलब है दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20 इससे संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 21 है। और नजरबंदी या गिरफ्तारी से संबंधित जो आर्टिकल है दोस्तों, वो कौन सा है हमारा? कौन सा संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 22 दोस्तों, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें दोस्तों, आगे हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 आर्टिकल
19 को देखना है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर मुझसे पूछे कि इसमें पॉलिटी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो 3-4 टॉपिक ही हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और वो पहला क्या है दोस्तों, प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। दूसरा क्या है, मूल अधिकार, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और एक आते हैं यहाँ पे जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं, मूल कर्तव्य हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। संविधान का भाग 4 का है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। और इन भागों को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, बहुत अच्छे से दोस्तों इसको पढ़ना है। अब अनुच्छेद 19 जो कहता है दोस्तों, ये स्वतंत्रताओं की बात करता है। किसकी बात करता है? स्वतंत्रताएं। और स्वतंत्रताओं की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम स्वतंत्रताएं देखें तो स्वतंत्रताएं मैंने आपको बताई थी अनुच्छेद 19। इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। स्वतंत्रताएं जो पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 19 में, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट अपना ए हो जाएगा और दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा? बी। अगर हम ऐसे लिखें इसको दोस्तों, 19 का पहले का क्लाउज, और यहाँ पे लिख लो, इसको दोबारा लिखते हैं, 19 का सेकंड क्लाउज। अब देखो 19 का जो सेकंड क्लाउज है और 19 का फर्स्ट क्लाउज है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वतंत्रताओं की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं। तो इसको देखो, थोड़ा लिखने का तरीका आप समझ लो। ये जो 19 का फर्स्ट क्लाउज मैंने लिखा है, इधर 19 का सेकंड क्लाउज लिखा है। ये जो फर्स्ट क्लाउज है, इसमें आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ए बी सी डी ई एफ और जी, जिसमें एफ को हटा दिया, यहाँ संपत्ति का अधिकार था। इधर क्या है दोस्तों, इधर ये जो इधर मैंने लिखे हैं, इन पे क्या क्या प्रतिबंध होंगे, वो प्रतिबंध की बात हम इधर करेंगे। ये 19(1) का जो क्लाउज है, ये किसको प्राप्त है दोस्तों? तो 19 है, ये आर्टिकल ही नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर भारत के नागरिकों को, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये 19 का सेकंड क्लाउज है, ये किसको प्राप्त है? तो आंसर देना है दोस्तों, राज्य को प्राप्त है। किसको प्राप्त है दोस्तों? राज्य को प्राप्त है। एक बार मैं यहाँ पे आपको जो भी स्वतंत्रताएं हैं 6 की 6 उनको मैं लिख दे रहा हूँ, और उनको उसके बाद दोस्तों हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर अनुच्छेद 19 की बात करें तो पहली इसमें स्वतंत्रता है दोस्तों, भाषण एवं अभिव्यक्ति की। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पे अभी विस्तार से बात करेंगे। भाषण एवं अभिव्यक्ति। दूसरी की बात करें तो दूसरी है यहाँ पे सभा या सम्मेलन, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अगर हम बात करें 19 का सी, तो यहाँ पे है दोस्तों संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगर हम डी की बात करें तो डी में ध्यान रखना है आवागमन की स्वतंत्रता। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? आवागमन की स्वतंत्रता। अगर हम 19 के ई की बात करें तो यहाँ ध्यान रखना है निवास की स्वतंत्रता। और यहाँ पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे जो था वो अब नहीं है, फिर भी लिख दे रहा हूँ, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, करने की स्वतंत्रता। ये दोस्तों आज के डेट में नहीं है, यही कम हुआ है। अगर मैं जी की बात करूं तो यहाँ पे है व्यवसाय, व्यवसाय या वाणिज्य की स्वतंत्रता, व्यवसाय या फिर वाणिज्य की स्वतंत्रता। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसको कैसे याद करें वो अब सुनिए। पहली बात तो अनुच्छेद 19 ये कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है? तो आंसर कितना होगा? 6 प्रकार की। और 6 प्रकार कौन कौन से हैं? यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, आप कोई भी संगठन बनाओ संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, और व्यवसाय या वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो आपको ध्यान रखनी है। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता अभी मैंने आपको बताया था, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में इसको क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया है। अब यहाँ पे जो हमें याद रखना है कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को आप सुनिए। इस पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या प्रतिबंध हैं राज्य को अनुच्छेद 19(2) में, वो बात हम बाद में करेंगे। पहले दोस्तों हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। अगर हम बात करें, पहला हमने डाला था भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता। अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों की हम बात करें। यानी कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो बोलने की जो आज़ादी है जो आपको और मुझे मिली हुई है वो किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 19 में है। भाषण के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कौन से में है दोस्तों, अनुच्छेद 19 में है। और अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का ये एक क्लॉज है, फर्स्ट का एक क्लॉज, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, उन क्वेश्चनों की हम बात करें। यहाँ पे भाषण देना तो आपको समझ में आ रहा होगा, बोलना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों मैं अभिव्यक्ति की बात करूँ, एक्सप्रेशन की बात करूँ, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और वो क्वेश्चन क्या बनते हैं, अगर हमें भाषण देना है तो भाषण से संबंधित जो बातें हैं वो बातें पहले आपको पता होनी चाहिए कि किस मुद्दे पर हमें बोलना है। और मुद्दा कहाँ से आएगा दोस्तों, सूचने के या सूचना का जो अधिकार आपने सुना होगा 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 को जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन या जो सूचना का अधिकार है दोस्तों, वहाँ से हमें सूचना मिलेगी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन बनने का टाइप क्या है दोस्तों, उनको हम देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन जो अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति जैसे कहने का मतलब है कि ये रोकर व्यक्त की जाती है, हंसकर व्यक्त की जाती है। अगर अभिव्यक्ति ही हमें व्यक्त करनी है दोस्तों, तो यहाँ पे नाचकर व्यक्त की जा सकती है, रोकर व्यक्त की जा सकती है, गाकर व्यक्त की जा सकती है, इशारों के माध्यम से की जा सकती है, कोई कार्टून बनाकर व्यक्त की जा सकती है, कोई यहाँ पे पिक्चर के द्वारा भी अभिव्यक्ति व्यक्त की जा सकती है, अखबारों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति व्यक्त की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, ये जो हम व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप का हम जो चलाते हैं, फ़ोन में जो चलाते हैं, और यहाँ पे जो इमोजी का हम प्रयोग करते हैं, कहीं रोता हुआ जाता है, कहीं हंसता हुआ जाता है, कहीं दांत फाड़ता हुआ जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। और अभिव्यक्ति नाच कर भी व्यक्त कर सकते हैं, आप अगर रोने खड़े हो जाओ रोकर भी व्यक्त कर सकते हैं, आप किसी के सामने साइलेंट खड़े हो जाओ, चुप खड़े हो जाओ, तब भी हम अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। ये जो अभिव्यक्ति है इसमें जैसे आपने व्हाट्सअप देखा होगा, और व्हाट्सअप में आप देखते हो, आप कहते हो, जैसे आपको किसी को बुलाना है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मान लो आपने किसी लड़की को मैसेज किया कि आपको कल कोई जगह आपने बताई वहाँ आना है, और मान लो अगर वो लड़की नहीं आती है और नहीं आई, और जब आपने उससे व्हाट्सअप मैसेज किया, उसने एक रोता हुआ इमोजी आपको भेज दिया और कहा जानू आज पापा घर पे हैं, आज मैं नहीं आ सकती, तो ये भी क्या है, जो रोता हुआ इमोजी आपने देखा, ये भी अभिव्यक्ति का माध्यम है, अभिव्यक्ति का साधन है। इन बातों को भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे और अगर हम देखें, जैसे आपने देखा होगा प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता क्वेश्चन आया हुआ है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये दोस्तों किसका भाग है, तो ये अभिव्यक्ति का ही भाग है। अब प्रेस की स्वतंत्रता अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार, अगर सूचना का अधिकार पूछा जाए दोस्तों, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब कैसे आता है दोस्तों, ये जो अभिव्यक्ति की सूचना है इसी के अंतर्गत इनहेरिटिव, इसी को इसमें शामिल किया गया है। और क्यों शामिल किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों शामिल किया, वो बात आप सुनिए। बात यह है कि अगर मुझे आपके बारे में भाषण देना है, मुझे आपके बारे में अपने विचार व्यक्त करने हैं, तो मैं आपके बारे में विचार व्यक्त कब कर सकता हूं, जब आपके बारे में मुझे जानकारी हो, आपको मैं जानता हूं, तभी मैं आपके बारे में भाषण दे सकता हूं, तभी मैं आपके बारे में अभिव्यक्ति कर सकता हूं। अब आपने देखा होगा जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, आपसे कहा जाए कि इनके बारे में आप लेक्चर दो, अपनी अभिव्यक्ति करो। अभिव्यक्ति आप दोस्तों कहाँ से करोगे, अभिव्यक्ति जब करोगे जब आपको उनके बारे में पता हो। जैसे आप बात करें कि यूपी ग्लोबल कोचिंग के बारे में मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ, तो आप कहाँ से बताओगे जब आपको कुछ पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो इसके लिए जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी दोस्तों, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो सूचना का अधिकार है, इससे हमें सूचना मिलेगी। और हमने क्या किया कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से सूचना प्राप्त की, उसके बाद हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो यही कारण है, यही इसका लॉजिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सूचना का अधिकार है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आएगा, इनहेरिटिव होगा, इसके अंतर्गत होगा। इसको हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पूछा जाए जो दोस्तों झंडा फहराना, आपने सुना होगा झंडा फहराना, तो झंडा फहराना है ये दोस्तों, ये भी किसके अंतर्गत आएगा,
ये भी अव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। ये जो नवीन जिंदल वाला केस है, जो राजस्थान के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके बारे में भी ये पूछा गया है। उन्होंने क्या किया था दोस्तों, अपनी फैक्ट्री के आगे, अपने फैक्ट्री पर क्या लगा लिया था, राष्ट्रध्वज को लगा लिया। और राष्ट्रध्वज जो उन्होंने अपनी फैक्ट्री पर लगाया, उसमें उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। और जो नवीन जिंदल वर्सेज भारत सिंह का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि झंडा फहराना है, ये भी दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। तो इसको भी दोस्तों ध्यान रखना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इसकी व्याख्या की है, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ से आपको ये बातें ध्यान रखनी है। दूसरी बात यहाँ पे और अगर हम देखें, सूचना का अधिकार हो गया, बोलने की स्वतंत्रता हो गई, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, झंडा फहराना हो गया। अब देखो, आप सोचो कि अगर हमें जो अभिव्यक्ति करनी है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन करने हैं, वो डीजे बजाएं और डीजे हम तेज आवाज में बजाएं, तो अभिव्यक्ति की आपको पूर्णतः स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रतिबंध हैं। उनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम वन साइड इनको कवर कर लेते हैं। इनको हाँ देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार और झंडा फहराना। ये भी किसके अंतर्गत आएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। तुझसे बिछड़ के जिंदा हैं, जान बहुत शर्मिंदा हैं। ये भी किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। कब तक याद करूं मैं उसको, कब तक अश्क बहाऊं, यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं, मैं उसको भूल जाऊं। ये भी दोस्तों किसके अंतर्गत आएगा, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। ये बातें हमें अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत ध्यान रखनी है दोस्तों। इनके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं उन पे अगर हम बात करें, मैंने अभी बताया था भाषण की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन दोस्तों बोलने की जो स्वतंत्रता है ये वहां तक ही है जहां तक किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं होता है, जहां तक किसी को बुरा ना लगे। अगर आपने किसी के विरुद्ध ऐसा बोल दिया जिससे किसी के मूल अधिकार का हनन हुआ, ऐसी स्वतंत्रता आपको नहीं है। आप अच्छा बोलिए, दूसरे को बुरा ना लगे वो बोलिए। अगर आपने किसी को गाली दे दी तो ये भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आएगा, बोलने की आज़ादी के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसी कोई आज़ादी नहीं है दोस्तों कि आप किसी को गाली दें और आप कहें कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मेरे बोलने की स्वतंत्रता है। इन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, उनको भी ध्यान में रखना है। अगला हम बात करें इसमें 19 फर्स्ट का सेकंड क्लाउज। 19 फर्स्ट में सेकंड में जो दे रखा है, इस पे ध्यान रखना दोस्तों। संघ बनाने की स्वतंत्रता है, यानी कि आप संघ बनाएं, संगठन बनाएं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप संघ बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, कोई भी आप पार्टी का गठन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते। ऐसा संगठन नहीं बना सकते जो देश के विरोध में हो। ऐसे संगठन की आपको बिल्कुल इजाजत हमारा संविधान नहीं देता है। तीसरी अगर हम बात करें दोस्तों, संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गई। एक और ध्यान रखना है, शांतिपूर्वक यहाँ पे इसमें लिख लो आप, शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, और वो भी दोस्तों ध्यान रखना बिना आर्म्स के, बिना हथियारों के। यहाँ जो सभा करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन बिना हथियारों के है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब आपको लगता होगा कि जो सिख धर्म के लोग हैं ये अगर सभा करते हैं तो ये अपने साथ जो कृपाल होती है उसको ले जाते हैं, तो आपको लगता होगा कि ये लोग हथियार लेके जाते हैं। हाँ, हथियार जरूर है और लेके भी जाते हैं, लेकिन वो उनके लिए अनुच्छेद 25 जो धर्म के अनुरूप आचरण करने की आज़ादी देता है उसके अनुरूप माना जाएगा। इसके अनुरूप नहीं माना जाएगा, नहीं देखा जाएगा। ये बात दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला मैं डी पॉइंट देखूं तो आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन का मतलब ये है दोस्तों कि कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। आवागमन में आपने देखा होगा, आप चाहे दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, आगरा जाओ, और आपने एक गाना भी सुना होगा, जाओ चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा। पता होगा आपको क्या नहीं मिलेगा,
आगे देखिए, यहाँ पे देखें तो आवागमन की स्वतंत्रता है और ये भी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जहाँ भी आप जाएं। नेक्स्ट इसमें देखें, अगला पॉइंट है ई, और ई मैंने क्या बताया था, ई में आपको ध्यान रखना है निवास करने की स्वतंत्रता। इसमें दोस्तों डी ई, निवास की स्वतंत्रता है। निवास का मतलब आप कहीं भी रुको, बसो। और इसके बाद दोस्तों यहाँ जो एफ था उसको हटा दिया और एफ के बाद में क्या है, जी, और यहाँ पे जो दे रखा है वो वाणिज्य एवं व्यापार, वाणिज्य लिख लो या फिर व्यापार लिख लो। व्यापार करने की स्वतंत्रता है, वाणिज्य की स्वतंत्रता है। अब दोस्तों इसको याद कैसे करें, तो इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्लाउज है यहाँ भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसके बाद जो बी क्लाउज है इसको आपको ऐसे ध्यान रखना है, यहाँ पे आप सी कर लो और यहाँ पे बी कर लो, इसको ध्यान रखना है। फिर आप शांतिपूर्वक कहीं सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। और यहाँ जो सम्मेलन करें वो भी बिना हथियारों के करें। तीसरे नंबर पे संघ या संगठन बनाने की, आप चाहे कोई भी पार्टी बनाओ लेकिन कोई भी संगठन देश के विरोध में ना हो, इस बात का ध्यान रखना। भारत में आप कहीं भी घूमें, कहीं भी जाएं तो जाने आने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको अगर आपको लगता, यहाँ सरकार को अगर ऐसा लगता है कि आपके जाने से कहीं माहौल खराब हो सकता है तब आपको रोक लिया जाएगा। आपने देखा होगा कि जो नेता वगैरह होते हैं, कहीं कोई घटना हो जाए तो वहाँ पे कभी कभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को रोक दिया जाता है, कभी कहीं अखिलेश यादव को जाने से रोक दिया जाता है। तो ऐसा ये रोका जा सकता है, राज्य ऐसा कर सकता है। ये यहाँ पे प्रतिबंध दे रखे हैं कि अगर मान लो किसी के जाने से हो सकता है दंगे भड़क जाएं, हो सकता है उद्दीपन में वृद्धि होती हो जाए, ऐसे समय इनको रोका जा सकता है। तो आने जाने से ये बात ध्यान रखना। आप निवास की स्वतंत्रता है और यहाँ पे किसकी है, कोई वाणिज्य करने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अब देखो वाणिज्य व्यापार आप कर तो सकते हैं, लेकिन अगर वाणिज्य ऐसा नहीं कि आपकी योग्यता नहीं है और आप वो काम कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा झोला छाप डॉक्टर, उनकी योग्यता नहीं है, डिग्री नहीं है और वो डॉक्टर बने बैठे हैं, उन पे एफआईआर हो जाएगी, वो अरेस्ट हो जाएंगे। ऐसा व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं है। और आपने देखा होगा कि अगर आप सोचो कि हम शराब का व्यापार करें, मदिरा का व्यापार करें, उसकी भी आज़ादी नहीं है। अगर हम सोचें कि अगर व्यापार की स्वतंत्रता है तो हम तो कबूतरबाजी करेंगे, कबूतरबाजी का मतलब देह व्यापार, तो वो भी आप नहीं कर सकते, उस पर भी प्रतिबंध है। और अगर हम बात करें कि जैसे अगर आपको अंडे की दुकान लगानी है या शराब की दुकान खोलनी है, तो ये जो स्कूल है उस स्कूल से या फिर कहीं मंदिर है उसके सामने आप मीट की दुकान नहीं खोल सकते, शराब की दुकान नहीं खोल सकते, दारू की दुकान नहीं खोल सकते। इन पर भी दोस्तों बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। इन बातों को दोस्तों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इन पे जो प्रतिबंध हैं, अभी मैंने बताया था 19B का, उस पर डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं 19B की बात करूं तो इस पे दोस्तों मैंने प्रतिबंध बताए थे 19 का सेकंड क्लाउज, और 19 का जो सेकंड क्लाउज है इसमें जो मैंने 19 फर्स्ट के 6 ग्राउंड बताए थे उन पर प्रतिबंध किस आधार पर लगता है उनकी ये बात करता है। अगर मान लो इस यहाँ पे जो ध्यान रखना है कि किस आधार पर ये प्रतिबंध लगता है, तो अगर एकता या अखंडता को खतरा हो, भारत की एकता या अखंडता को खतरा हो, या जो पब्लिक ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो उसको खतरा हो, पब्लिक ऑर्डर लिख लें या लॉ एंड ऑर्डर लिख लें, या आपके जाने से आने से उद्दीपन में वृद्धि हो। क्या हो दोस्तों, उद्दीपन में वृद्धि। उद्दीपन में अगर वृद्धि होती है, अपराधों के उद्दीपन में, ये भी ध्यान रखना कि अपराध हैं, अपराध के उद्दीपन में अगर वृद्धि हो जाती है तब भी आपको ये मूल अधिकार नहीं है। यहाँ पे अगर न्यायिक अवमानना हो, न्यायिक का मतलब जो न्यायालय है उसकी अगर अवमानना होती है तब भी ये अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, अवमानना। इसके अलावा और बातें आपको ध्यान रखनी है। सांप्रदायिक सौहार्द को अगर खतरा उत्पन्न होता है, सांप्रदायिक या समाज को लिख लो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, ऐसे लिख लो, सांप्रदायिक सौहार्द। अगर सांप्रदायिक सौहार्द अगर बिगड़ता है दोस्तों, तो ये भी उस कंडीशन में भी ये हमें प्राप्त नहीं है, इन पर रोक लगाई जा सकती है। ये बात आप ध्यान रखना। लोक व्यवस्था भी लिख लो, लोक व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर, अगर ये खराब होता है तब भी इन पे रोक लगाई जा सकती है। ये बातें ध्यान रखना। ये अनुच्छेद 19 का फर्स्ट क्लाउज था जिसमें A B C D E F G
जो मैं बात कर रहा था इसमें ऐप तो है नहीं, इन पे जो प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं वो प्रतिबंध देखिए कहाँ दे रखे हैं। ये प्रतिबंध दे रखे हैं दोस्तों अनुच्छेद 19 के सेकंड क्लॉज में। एक बार फिर देखिए, अगर देश की एकता को खतरा हो, अखंडता को खतरा हो, या मान लो आपके कुछ कहने से या बोलने से दूसरे जो देश हैं उनसे हमारे संबंध खराब होते हों, इसको भी लिख लो, दूसरे देशों से संबंध खराब होते हों। अगर दूसरे देश से संबंध अगर खराब होते हैं उस कंडीशन में भी ये जो हमारे लिए जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं उन पर रोक लग सकती है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो स्वतंत्रताएं हैं वो आत्यांतिक नहीं हैं, इस बात का ध्यान रखना। स्वतंत्रताएं आत्यांतिक, आत्यांतिक बोले तो एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि आत्यांतिक का मतलब होता है जिस पे कोई भी प्रतिबंध ना लगा हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो आत्यांतिक होता है। और ये आत्यांतिक नहीं है, इन पे बहुत सारे युक्ति प्रतिबंध लगे हुए हैं, ये बात दोस्तों ध्यान रखना। ये अनुच्छेद आर्टिकल हमारा 19 हो गया। अब हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं, अनुच्छेद दोस्तों 20। और अनुच्छेद 20 जो मैंने बताया था ये किससे संबंधित है दोस्तों? दो सिद्धि के विषय में संरक्षण। किससे संबंधित है? दो सिद्धि के विषय में संरक्षण। अब दो सिद्धि के विषय में संरक्षण कैसे प्राप्त होगा, क्या क्या बातें हैं इसमें, इन बातों पे दोस्तों हमें डिस्कस करना है। यहाँ पे अगर हम बातें देखें तो यहाँ पे आपको अनुच्छेद 19 में 3 ग्राउंड हैं और ये 3 ग्राउंड आपको ध्यान रखने हैं, इनसे बाहर इसमें कुछ है नहीं। पहला ग्राउंड ये है दोस्तों कि अपराध के समय जो कानून था उसी के तहत सजा मिलेगी। यानी कि अपराध के समय के कानून के तहत सजा मिलेगी। अब देखिए इसको थोड़ा आप समझिए। चलो दूसरा ग्राउंड और लिख ले रहा हूं। दूसरा ग्राउंड है एक अपराध के लिए एक बार सजा। एक अपराध के लिए एक बार सजा मिल सकती है। तीसरा ग्राउंड देखिए दोस्तों, तीसरा ग्राउंड है स्वयं को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। स्वयं को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अब आप सुनिए, यहाँ पे मैं थोड़ा इनका विस्तार से आपको बता रहा हूँ, बातें सुनिए कि अगर अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति पर दोष सिद्ध हो गया, अगर वो दोषी हो गया तो उसके लिए क्या क्या संरक्षण प्राप्त हैं, उन संरक्षण की दोस्तों हम बात करते हैं। और संरक्षण यहाँ पे देखें दोस्तों तो अपराध के समय के कानून के तहत ही सजा मिलेगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको देखिए। अगर मैंने कहा कोई कलुआ है, कौन है? कलुआ। और इस कलुआ ने भाई साहब कोई रेप कर दिया और मान लो ये रेप जो किया कलुआ ने, इसको मैं लिख दे रहा हूं, मान लो इसने जो रेप किया वो किया, आज की डेट ले लो, आज की डेट कितनी है? चलो 30 लिख दे रहा हूं, 30 नवंबर। मान लो 30 नवंबर सन 2023। अगर मान लो इस कलुआ ने 2023 को रेप कर दिया और ये 2023 को जो रेप किया और मोदी जी एक कानून बीच में लेके आए, मोदी जी जो कानून लाए वो 2024 में लाए। और 2024 में मोदी जी जो कानून लाए वो कानून ये लाए कि विशेषकर जो छोटी बच्ची हैं, छोटी बच्चियों के साथ अगर रेप होगा तो जो रेपिस्ट है उसको फांसी की सजा होगी। किसकी सजा होगी दोस्तों? फांसी की सजा होगी। अब देखो जिस कलुआ ने जो 30 नवंबर 2023 को यहाँ पे रेप किया है और ये कानून मान लो आपको 20 फरवरी को आया है। कब आया दोस्तों? 20 फरवरी। अब होगा क्या कि अब यहाँ पे इसके केस का जो फैसला हो रहा है ये मान लो यहाँ पे 3 मार्च को हो रहा है, 3 मार्च 2024 को फैसला हुआ। तो यहाँ पे यह है कि कलुआ ने जो अपराध किया है वो 30 नवंबर 2023 को किया है। कानून जो बना है ये कानून दोस्तों कब बना दिया मोदी जी ने? ये मान लो बना दिया 20 फरवरी 2024 को।
और इसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई रेपिस्ट है जो विशेषकर बच्चियों के साथ रेप करता है उसे फांसी की सजा होगी, ये कानून आ चुका है। अब हुआ क्या कि कलुआ को जो सजा हो रही है, इसको जो सजा हुई वो कब हुई दोस्तों? 3 मार्च 2024 को हुई, जो कि इस कानून के बाद सजा हो रही है। तो यहाँ इस कलुआ को जो सजा का प्रावधान होगा वो इस वाले एक्ट के तहत नहीं होगा, फांसी की सजा नहीं होगी, उसको वही सजा होगी जो पहले से चली आ रही होगी। यानी कि जिस समय इसने अपराध किया, जिस समय इसने रेप किया, इसके रेप के समय क्या कानून था दोस्तों, उसी कानून के तहत इसको सजा होगी, इसको फांसी की सजा नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना, ये कहता है अनुच्छेद 20 का फर्स्ट क्लाउज। मेरे विचार से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए, जो अनुच्छेद 20 का सेकंड क्लाउज है दोस्तों, ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जा सकती है, एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती, या 2 बार सजा का प्रावधान नहीं है। और इससे संबंधित मैं आपको एक केस बताने जा रहा हूँ। ये केस जो है, उस केस में जो दोहरी सजा का कुछ प्रावधान सा निकल के आया था, उसी आधार पर वहाँ पे जो आतंकवादी थे उनको छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन पे अब कार्रवाई नहीं हो सकती, इनको अब फांसी नहीं हो सकती। वो केस सुनिए, केस क्या है? केस है 21 मई का। 21 मई 1991 में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी, यानी कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। ये जो हत्या राजीव गांधी की गई, ये जो लोग थे ये लिट्टे के आतंकवादी लोग हुआ करते थे जिन्होंने इसकी हत्या की। अब ये जो ट्रायल कोर्ट था उसमें मुकदमा चला, और ट्रायल कोर्ट में जब मुकदमा चला तो उन चारों लोगों के लिए फांसी की सजा हुई। अब फांसी की सजा हुई, फिर ये पहुंचे हाई कोर्ट, और मद्रास हाई कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो मद्रास हाई कोर्ट ने इनको 1994 में इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। उन्होंने कहा इन्होंने जो प्रधानमंत्री जी थे उनकी हत्या की है, इन्हें ये आतंकवादी हैं, इनको सजा होनी चाहिए। अब क्या हुआ दोस्तों, जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था इसके विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी सजा को 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इनकी साथ जो फांसी की सजा है ये होनी चाहिए, इसको बरकरार रखा जाए। अब क्या हुआ, आपने सुना होगा दोस्तों अनुच्छेद 72, आपने सुना होगा आर्टिकल 72। अनुच्छेद जो 72 है वो मर्सी पिटीशन की बात करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति से मर्सी पिटीशन दायर करे, क्षमा याचना दायर करे, तो राष्ट्रपति उसको हो सकता है क्षमा कर दें। और राष्ट्रपति ने अगर एक बार ये कह दिया कि तुमने अपराध नहीं किया है, तो दुनिया का अपने यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको अपराधी साबित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को, चाहे उसने दिन के 12 बजे मर्डर किया हो, और राष्ट्रपति ये लिख के दे दे कि इसने मर्डर नहीं किया है, तो वो व्यक्ति उस तरीके से हो जाएगा जैसे उसने कभी अपराध किया ही ना हो। इस स्थिति में राष्ट्रपति उसको पहुंचा सकता है। अब ये जो आतंकवादी हैं इन्होंने 2004 में जब मर्सी पिटीशन ये दायर की, यानी कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत जब मर्सी पिटीशन लेके गए, तो राष्ट्रपति जी ने हाँ या ना कहने में 7 साल लगा दिए। 2011 में राष्ट्रपति जी ने कहा कि इनको फांसी होनी चाहिए। अब आप देखिए 1994 से जिनको सब कोर्ट और राष्ट्रपति क्या कहते हुए आ रहे हैं कि इनको फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, और जैसे ही राष्ट्रपति ने 2011 में इस बात को कहा कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, जो लिट्टे के आतंकवादी हैं, ये लोग दोबारा से फिर से कहाँ पहुंच गए दोस्तों? मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गए। और मद्रास हाई कोर्ट में जाके जो इनके पक्षधर हुआ करते थे, आतंकवादियों का जो वकील था, उसने ये कहा कि देखो भाई साहब, इन्होंने जो अपराध किया वो 1991 में किया, और अब 2011 चल रही है, इनको जो अपराध किए हुए लगभग 20 साल हो गए, और 20 साल से ये जेल में हैं। दूसरी बात, ये 1994 से मानसिक रूप से टेंशन में हैं, और यहाँ पे इनकी जो सजा है वो सजा पूरी हो चुकी। सजा पूरी क्यों हो चुकी? क्योंकि जो आमतौर पर हम देखते हैं जो आजीवन कारावास होता है वो लगभग 20 साल का ही होता है, तो यहाँ पे 20 साल की सजा वो वैसे काट चुके 1994 से। इसमें जी रहे हैं, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं कि हो सकता है हमें कल फांसी हो, परसों फांसी हो, ये मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। अर्थात एक अपराध के लिए इन्हें 2-2 सजा हो गई। और जब मद्रास हाई कोर्ट में दोबारा से केस पहुंचा तो मद्रास हाई कोर्ट के जज ने उनसे कहा कि अब आपको कोई फांसी नहीं होगी, कोई सजा नहीं हो सकती, और उनके लिए वरी कर दिया गया। ये केस जो है वो 21 मई
1991 का था, राजीव गांधी का मैटर था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो बरी किया वो इसी आधार पर किया था कि एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं हो सकती। ये किससे संबंधित था दोस्तों? अनुच्छेद 20 के सेकंड क्लाउज से संबंधित था। अब स्वयं को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप पर जो पुलिस वाले हैं वो जबरदस्ती नहीं कर सकते, और जो लाई डिटेक्टर टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होते हैं, उनको लागू नहीं कर सकते। अब आप कहो कि अगर मान लो कि जो लाई डिटेक्टर टेस्ट हैं, झूठ पकड़ने वाली मशीन है, उनको अगर जो हार्ड क्रिमिनल होते हैं, जो ऐसे अपराधी जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध या देश के विरुद्ध अपराध किया हो, वो हार्ड क्रिमिनल होते हैं, और वो अगर पुलिस उनको जबरदस्ती ना करे तो वो तो जो जुर्म किया है उसको कबूलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे फिर ये कहा गया कि जो सामान्य प्रकार के नागरिक हैं उनको स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन जो हार्ड क्रिमिनल हैं, ऐसे लोग जिन्होंने महिलाओं के विरुद्ध अपराध किया है, ऐसे लोग जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, ऐसे लोग जो आतंकवाद की गतिविधियों से जुड़े हैं, उनके खिलाफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, यानी कहना चाहिए स्वयं को उनके लिए गवाही के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 20 के थर्ड क्लाउज में। फिर से आप देखिए, अनुच्छेद 20 का थर्ड क्लाउज कहता है स्वयं को गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अर्थात ये बात जो लागू है वो सामान्य प्रकार के नागरिकों पर है, और जो हार्ड क्रिमिनल होते हैं उन पर ये लागू नहीं होगी। इस बात को दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो हार्ड क्रिमिनल हैं उन पे ये लागू नहीं है। आगे देखिए, आर्टिकल 21 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ये किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21। अब देखो, इसके बारे में जो हमें देखना है, इसके बारे में जो हमें पढ़ना है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, उन सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या आता है? आपको भाई साहब स्वच्छ जल मिलना चाहिए, स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। ये वातावरण भी किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। अगर आपको जिंदा रहना है तो स्वच्छ जल की आवश्यकता है, स्वच्छ हवा की आवश्यकता है, स्वच्छ वातावरण की आवश्यकता है। ये दोस्तों क्या है? हमारा मूल अधिकार है, और ये भी किसके अंतर्गत कवर होगा? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कवर होगा। इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे हम देखें इसके अलावा कि विदेश जाने का अधिकार, इस पर थोड़ा डिस्कस करना है हमें। विदेश जाने का अधिकार, अगर हम विदेश जाने के अधिकार की बात करें तो विदेश जाने का अधिकार, एक आपको देखना है दोस्तों निद्रा का अधिकार। निद्रा मतलब सोने का अधिकार, सोने का अधिकार, इसको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये किसके अंतर्गत कवर होगा? इसके अलावा और हम देखें, अगर हम देखते हैं जो महिलाएं हैं, महिलाओं को बच्चे पैदा करें या ना करें, महिलाओं के संबंध में देखें तो इनके संबंध में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। अब देखो, विदेश जाने का जो अधिकार है दोस्तों, ये भी किसके अंतर्गत आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे एक केस फाइल हुआ दोस्तों 1978 में, और ये जो केस था वो क्या, इस केस का नाम क्या था? जो संजय गांधी की वाइफ थी, क्या नाम है उनका? उनसे संबंधित है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। क्या नाम था दोस्तों? मेनका गांधी, मेनका गांधी बनाम वर्सेज भारत संघ। और इस नाम से सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। और हुआ क्या था दोस्तों, वो सुन लीजिए। ये मेनका गांधी हैं, ये विदेश जाने के लिए इन्होंने वीजा बनवाया था, और इन्होंने जब विदेश जाने के लिए जो वीजा बनवाया दोस्तों, वो हुआ क्या था 1978 में जो कांग्रेस सरकार थी, यानी कि 1978 में वो क्या कर दिया? रद्द कर दिया। और जैसे ही मेनका गांधी का वीजा रद्द किया, मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति है वो अगर विदेश नहीं जाएगा या बाहर नहीं जाएगा तो वो जी भी नहीं पाएगा, इसलिए इसको भी किसके अंतर्गत शामिल कर दिया दोस्तों? ये जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया, विदेश जाने का अधिकार। अब देखो, अनिद्रा का अधिकार, ये बात है सन 2005 की। आप जानते होंगे जो रामदेव बाबा हैं, 2005 में
जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय क्या हुआ कि कुछ इनके साथ के जो लोग हैं वो नारे वगैरह लगा रहे थे, आंदोलन हड़ताल वगैरह कर रहे थे, और उस समय जो बाबा रामदेव हैं उनको रात के 2 बजे उनके घर से हाउस अरेस्ट किया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। तो उन्होंने उस समय ये केस सुप्रीम कोर्ट में डाला और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कहा कि जो नींद लेने का अधिकार है, जो सोने का अधिकार है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। अगर किसी को 12 बजे रात के आप उठाओगे तो क्या होगा? उसके प्राणों को हो सकता है खतरा हो सकता है वो जी ना पाए, इसलिए इसको भी किसके अंतर्गत डाला? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत डाला है। अगर हम देखें महिलाएं सॉरी महिलाओं की दोस्तों बात करें तो ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं किसी के साथ संबंध बनाएं ना बनाएं, हो सकता है अगर ये संबंध बनाएं तो इनके स्वास्थ्य को खतरा हो, इनके जीवन को खतरा हो। ये हो सकता है कि जो आपका पति पत्नी भी हैं उनमें उनसे भी ये संबंध ना बनाएं, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 21 है ये इनको जीने का अधिकार देता है। तो महिलाओं का भी जो है, या लड़कियों की अगर हम बात करें या पत्नियों की बात करें, तो इनका भी संबंध बनाने का ना बनाने का ये अधिकार है। ये भी किसके अंतर्गत आएगा? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखना, आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे फोटो टेप करना, यानी फोन टेप करना, जैसे हम फोन हैं, फोन अगर टेप अगर किसी का करें तो फोन टेप हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये निजता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। किसी की जो प्राइवेसी है उसको जानने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उसकी कुछ गोपनीय बातें अगर आप जान जाएं तो दूसरा जी ना पाए, मर जाए, इसलिए किसी का फोन टेप करना ये भी किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। किसी को फोन टेप किया जा सकता है जब पुलिस एफआईआर हो और उसके बाद अगर पुलिस इस बात को कहे कि जो फोन वाला है वो देश विरोधी गतियों में लिप्त है, उस समय फोन टेप किया जा सकता है। लेकिन किसी आम नागरिक का सामान्य तौर पर फोन टेप नहीं किया जा सकता। ये भी किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आएगा। ये बातें दोस्तों हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा और हम देखें यहाँ पे क्या क्या शामिल इसमें किया गया है। निद्रा का, निजता का अधिकार हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो अनुच्छेद 21 है दोस्तों, ये जीने का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है? जीने का अधिकार देता है। मरने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता है। और जो जीने का अधिकार देता है दोस्तों, ये भी गरिमामय या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। गरिमामय या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, साधारण जीने का अधिकार नहीं। अब आप यहाँ पे कहोगे कि जो जीवन जीने का अधिकार है, तो आपने देखा होगा कि जो जैन धर्म के लोग हैं वो लोग संथारा विधि द्वारा क्या करते हैं दोस्तों? अपना जो जीवन है उस जीवन का अंत करते हैं। तो जो जैन धर्म के लोग हैं संथारा विधि द्वारा जो अपने प्राणों का त्याग करते हैं उसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। वो उनके अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो धर्म है, धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोमा में है सालों साल से, तो उस व्यक्ति को क्या मरने का अधिकार दिया जा सकता है? तो हाँ, उसमें दिया जा सकता है। और उसमें आप केस ध्यान रखना, उसमें एक जो केस हुआ है वो केस ध्यान रखना। वो केस क्या है कि किस तरीके से इनको मरने का अधिकार दिया जा सकता है। तो वो केस है अरुणा शानबाग, ध्यान रखना, अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ। ये जो केस है इसमें आप ध्यान रखना, इसमें जो अरुणा शानबाग है ये एक हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती थी। ये मुंबई का मामला है। और हुआ क्या था कि इसके जो साथ के लोग थे उन्होंने इसके साथ बदतमीजी की, चैन वगैरह छीनी थी। तो खींचा खांची में क्या हुआ कि इसका जो सिर था वो जो जीना की रेलिंग होती है उसमें लग गया और इसके जो दिमाग था वो डैमेज हो गया। अब दिमाग डैमेज हो गया, अब इसका जो केस सुप्रीम कोर्ट में चला तो ये लगभग 20-30 साल तक कोमा में रही। तो इसके जो वकील हैं उसने ये कहा कि इसको मरने दिया जाना चाहिए, कि ये ना तो जी पा रही है ना मर पा रही है, ना ये मरने में है ना जीने में है। तब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी मात्रा में मरने का अधिकार दिया था। और वो मरने का अधिकार भी जब दिया कि स्थिति कोमा की हो,
ऐसी स्थिति हो कि सांसें तो चलती हों, देख तो सकता हो, लेकिन शरीर में कोई हलचल ना होती हो। ऐसी कंडीशन में अगर 4 डॉक्टरों की टीम, मेडिकल बोर्ड की जो टीम है वो 4 डॉक्टरों की, वो ये लिख कर दे कि ये कभी सही नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति में किसी इंजेक्शन या दवा के माध्यम से उसको मरने दिया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। यानी कि जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। अगर आप आत्मदाह करते हैं, अगर आप आत्महत्या करते हैं तो ये अपराध है, और ये अपराध किसके विरुद्ध है? राज्य के विरुद्ध ये अपराध है। इन बातों को दोस्तों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद, यहाँ पे एक और ध्यान रखना है दोस्तों, आर्टिकल 21A, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 21A, इसको ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अनुच्छेद जो 21A है दोस्तों, ये मूल संविधान का भाग नहीं है, बाद में जुड़ा। तो कब जुड़ा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जुड़ा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन जो हुआ दोस्तों, ये 2002 में हुआ। यानी कि इसको कब जोड़ा? 2002 में जोड़ा, 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा। इसमें है क्या दोस्तों? इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से, ध्यान रखना दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, वर्ष के बच्चों को शिक्षा का क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का प्रावधान। अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो फ्री एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, जो उनका क्या होगा दोस्तों? मूल अधिकार होगा। इसको हमने 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा। और इसकी जो अध्यक्ष हुआ करते थे एम.एन. वेंकटेचलैया, यानी कि इसकी जो सिफारिश की एम.एन. वेंकटेचलैया जो थे, उनकी सदस्यता में संविधान समीक्षा आयोग बना था। यानी कि संविधान समीक्षा आयोग जो बना, समीक्षा आयोग, ये संविधान समीक्षा आयोग है, ये 2002 में बना था। और इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों, वो थे एम.एन. वेंकटेचलैया। कौन थे? एम.एन. वेंकटेचलैया। और ये एम.एन. वेंकटेचलैया वाली अध्यक्षता वाला संविधान समीक्षा आयोग है। इसकी सिफारिशों पर, इसने सिफारिश तो की थी 6 से 18 वर्ष, लेकिन इसमें जो लागू हुआ है वो 6 से 14 वर्ष वाला दोस्तों लागू हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला देखते हैं, आर्टिकल 22, लास्ट है अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 22 किसकी बात करता है? गिरफ्तारी के विषय में संरक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है? अगर आप अरेस्ट हो गए तो इसके बारे में जो संरक्षण है, वो क्या क्या संरक्षण आपको प्राप्त होंगे, उनकी बात करता है। और यहाँ पे जो संरक्षण आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पे आपको 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर अरेस्ट हुए हैं तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। क्या जानने का? गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है आपको। ये आर्टिकल का 22 का फर्स्ट क्लॉज है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में आपको ध्यान रखना है, आप लीगल जो वकील है, लीगल सहायता ले सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट से सहायता ले सकते हैं। कहने का मतलब, आप अपने केस का वकील कर सकते हैं एंड लीगल एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और थर्ड इसमें है दोस्तों कि 24 घंटे के अंदर, यानी कि 24 घंटे के अंदर, यानी आने जाने के समय को छोड़कर, जो आपका नज़दीकी न्यायालय है, न्यायालय, इसमें उपस्थित करना अनिवार्य है। इसमें उपस्थित करना अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है वो व्यक्ति गिरफ्तारी का कारण जानने का उसका अधिकार है। वो स्वेच्छा से वकील कर सकता है, लीगल जो हेल्प होती है वो ले सकता है। 24 घंटे के अंदर उसके लिए जो निकटतम न्यायालय है, जिसमें आने जाने का समय नहीं है, उसमें पेश करना अनिवार्य है। ये गिरफ्तारी के विषय में संरक्षण है। और गिरफ्तारी के विषय में ये जो संरक्षण है, ये जब गिरफ्तारी सामान्य, यहाँ पे ध्यान रखना, सामान्य दंडित नियम के अनुसार हुई हो। सामान्य दंडित
नियम के आधार पर। अगर यहाँ पे जो गिरफ्तारी है उसका कारण निवारक निरोध है, यानी कि अगर निवारक निरोध विधि के आधार पर अगर गिरफ्तारी हुई है, निवारक निरोध विधि का मतलब है कि यहाँ पे आप देखना ध्यान रखना कि यहाँ पे आपने अपराध कर दिया है, यहाँ पे आपने अपराध कर दिया है और यहाँ पे आप अपराध करने जा रहे हैं। यहाँ पे अपराध हुआ नहीं है, यहाँ पे अपराध कर दिया, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और निवारक निरोध का मतलब है कि किसी ऐसे कानून के तहत, ऐसी विधि के तहत आप अरेस्ट हुए हैं। जैसे हम विधि की बात करें, आप पे पोटा लगा हो, आप पे रासुका लगी हो, पोटा रासुका, या फिर दुश्मन देश के आप नागरिक हैं, इस आधार पर अगर आपको अरेस्ट किया है तो आपको इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। ना तो आप गिरफ्तारी का कारण जान पाएंगे, ना वकील कर पाएंगे, ना 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में उपस्थित करना होगा। इसमें ये ऊपर वाले लागू नहीं होंगे जो देश विरोधी कानून है, यानी कि आपको देश विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। देश विरोधी, देश के विरोध के कारण या देश में आप जो गलत विधियां कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं, उनके कारण अगर आपको अरेस्ट किया है तो आपको यहाँ पे ये लीगल एक्सपर्ट की जो सहायता है वो भी नहीं मिलेगी। 24 घंटे के अंदर आपको जेल में पहुँचाया जाएगा या फिर नहीं पहुँचाया जाएगा, ये भी कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन यहाँ आप ना गिरफ्तारी का कारण जान पाएंगे, और आपको अगर इन कानूनों के तहत अरेस्ट कर लिया तो आपको 3 महीने जेल में रखा जाएगा। और अगर 3 महीने से ज़्यादा अगर समय अवधि बढ़ानी है तो आपके लिए एक बोर्ड बनेगा, न्यायिक बोर्ड, जिसका जो अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो। वो डिसाइड करेगा कि आपको कितने दिन और आगे रखना है। आज दोस्तों इस क्लास को आज हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।